टू कंपोनेंट सिस्टम्स के लिए फेज रूल क्या होता है और इनका टिपिकल फेज डायग्राम आप कैसे तैयार कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, फेज रूल फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम्स। फिर आपने क्या पढ़ना बताओ भाई, टिपिकल फेज डायग्राम फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम्स। फिर हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम्स। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, फेज रूल फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम्स। देखो भाई टू कंपोनेंट सिस्टम में हालांकि कई सारी बात पॉसिबल है, लेकिन हमने यहाँ पर कौन सा पढ़ना है। तो पहले तो फेज रूल फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम्स। तो जनरल फेज रूल क्या होता है बताओ, जनरल फेज रूल क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, C-P+2 होती है ना। अब अगर दो कंपोनेंट सिस्टम हो गया तो पक्की बात हो तो क्या बन गया हमारे पास, ये F इज इक्वल टू, बोलो भाई, P-4 P आ गया। तो अगर यहाँ पर हम कायदे से देखें तो अगर एक फेज है, अगर 4 कंपोनेंट है लेकिन फेज कितना भाई, एक फेज है, तब बताओ इसमें कितने वेरिएशन आएंगे हमारे पास, कितने वेरिएबल आएंगे हमारे पास। फिर मैं आपको बताऊंगा डिपिक्शन कैसे करना है आपने। बताओ अगर मैं ये कहूँ, बताओ मेरे पास क्या है, बोलो भाई। अगर एक फेज है तो 4 माइनस से कितने आएंगे मेरे पास। अगर P कितना है 1, तो फ्रीडम क्या है हमारे पास 3, यानी 3 वेरिएबल आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। यानी एक फेज हो ना, एक फेज हो तो आप प्रेशर भी, टेम्परेचर भी और कंपोजिशन भी तीनों चेंज कर सकते हो, और नंबर ऑफ फेज क्या रहेंगे कि रहेगा। नहीं मैं तुमको पहले पढ़ी, अरे बोलो भाई। तो क्या है मेरे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब मैं एक P अगर 2 हो, तो अगर 2 फेज हो तब बताओ मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। और फेज हमारे पास 3 है तो मेरे पास क्या तो भाई बताओ, 1 आएगा ना भाई, इजंट इट। और 4 फेज हो तो तब बताओ मेरे पास क्या है भाई, अगर यहाँ पर 4 फेज हो तब बताओ क्या आएगा, 0 डिग्री फ्रीडम, इजंट इट। खैर आप मुझे बताओ भाई, लेकिन अगर हमारे पास बताओ भाई, अगर एक फेज है तो हमारे पास क्या है, 3 डिग्री फ्रीडम आएंगी ना, ठीक है। तो बताओ आप 3 डिग्री फ्रीडम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बताओ भाई। यहां पर आपने, क्योंकि वहां पर क्या था, 1 कंपोनेंट सिस्टम में क्या था बताओ, वहां पर एक तो क्या था, वहां पर 2 ही क्या थी मैक्सिमम डिग्री फ्रीडम। तो आपने कहां पर ले लिया करते, एक एक्स के लूंगा एक वाई के लूंगा, बात बन जाया करती भाई, इजंट इट। लेकिन यहाँ पर क्या 3 क्या डिग्री फ्रीडम, तो आप यहाँ पर एरिया इस्तेमाल, भाई आप यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्यूब। क्या भाई, आपको यहाँ पर एक क्यूब इस्तेमाल करना पड़ेगा इनको डिपिक्ट करने के लिए। कैसे, नहीं है क्या आपको समझ में। तो आपने इसके लोग क्या मान लिया आपने, बताओ भाई, प्रेशर। ये आपने क्या मान लिया बताओ भाई, टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। और ये आपने तो क्या मान लिया बताओ भाई, बोलो भाई, कंसंट्रेशन, सॉरी कंपोजिशन। क्या भाई, कंपोजिशन, क्योंकि मल्टी कंपोनेंट सिस्टम नहीं है तो उन कंपोनेंट्स की भाई कंपोजिशन तो होगी कि कितने परसेंट ये, कितने परसेंट ए, कितने परसेंट बी। नहीं है आपको। तो एक के लोग क्या ले लो आप, एक एक्सिस के लोग क्या ड्रॉ करो, कंपोजिशन, एक के लोग टेम्परेचर, एक के लोग प्रेशर, हो गया ना तीनों डिग्री फ्रीडम, इजंट इट। लेकिन ये भाई, लेकिन मैं आपको बताऊं, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पर मोस्टली क्या पढ़ने हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया। आपने यहाँ पर मोस्टली क्या पढ़ना बताओ भाई, कंडेंस्ड सिस्टम। आपने क्या पढ़ना है यहाँ पर, कंडेंस्ड सिस्टम। कंडेंस्ड सिस्टम कौन से होते हैं जिनमें गैस ना हो, सॉलिड और लिक्विड, इजंट इट। तो उनमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। मैं आपको पता है
क्योंकि ये प्रेशर इंडिपेंडेंट होते हैं। कंडेंस सिस्टम के ऊपर प्रेशर को असर नहीं पड़ता ना भाई, प्रेशर बहुत माइनर क्या लेके आएगा, चेंज। किसमें, सॉलिड और लिक्विड के अंदर। तो हमारा जो फेज रूल है वो बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास। तो अगर मैं ये कहूँ कि कंडेंस सिस्टम के लिए हो तो भाई सी माइनस पी प्लस टू। भाई ये पी प्रेशर नहीं है, पी क्या है, फेज। ये पी क्या है, फेज है, इजंट इट। तो मैं ये कहूँ अगर कंडेंस सिस्टम हो तो प्रेशर क्या है, फिक्स्ड। कंडेंस सिस्टम में प्रेशर क्या है भाई, फिक्स्ड रहेगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका कोई असर नहीं होना भाई इसके ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे, ये फेज रूल क्या हो जाएगा, सी माइनस पी प्लस, तो उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड फेज रूल। क्या हो जाएगा, सी माइनस पी प्लस 1। तो कंडेंस सिस्टम में पी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है भाई, क्योंकि कंडेंस सिस्टम के ऊपर एटमॉस्फेरिक पे अगर हम भाई सारी इक्विलिब्रियम कैसे कैरी आउट करवाएं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उससे कोई असर तो पड़ेगा नहीं भाई सॉलिड के ऊपर और लिक्विड के ऊपर भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो हम क्या बोलेंगे, तो वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। तो फेज रूल क्या बोलते, सी माइनस पी प्लस। तो ध्यान रखियो कंडेंस सिस्टम के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, फेज रूल सी माइनस पी प्लस 1 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर बताओ कितनी आएंगी। अब बताओ यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी, बताओ भाई बताओ। अब आपने एक फेज पुट किया 1, तो क्या आएंगी 2 भाई। 1 पुट किया तो क्या आ गया, तो बताओ एफ डैश क्या आ गया, कंडेंस। क्योंकि मैंने यहाँ पर सिंपली क्या पढ़नी है, सॉलिड लिक्विड सिस्टम्स बस, ठीक है। तो क्या है मेरे पास, एफ डैश क्या है मेरे पास, सी माइनस पी प्लस 1। अरे भाई सी माइनस पी प्लस 1 आ गया। तो बताओ अब पी कितना, अगर एक फेज तो क्या है हमारे पास भाई, कंपोनेंट 2 हमारे पास, कंपोनेंट क्या है 2, तो 2 और 1 3। तो एफ डैश क्या आ गया मेरे पास, 3 माइनस पी आ गया ना, 3 माइनस पी। अब अगर एक फेज तो क्या है मेरे पास 2 डिग्री फ्रीडम, यानी यहाँ भी क्या वेक्टर से वैसा ही नहीं है हमारे पास भाई, यानी इसको मैं 2 एक्सिस के जरिए इस्तेमाल इसको हम डिपिक्ट कर सकते हैं भाई, इजंट इट। मैक्सिमम कितनी डिग्री फ्रीडम है 2, क्यों भाई पी आपने क्या पुट किया 1, तो 2 डिग्री फ्रीडम। हम आसानी से भाई एक्स और वाई एक्सिस के लोगों को ले सकते हैं, इजंट इट। बोलो भाई, और 2 फेज लिए तो 1 और 3 फेज लिए तो 0। मैं आपको साफ नजर आ रहा है जैसे 1 कंपोनेंट सिस्टम थे उसी की तरफ यहाँ आप भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, बताओ भाई। 1 कंपोनेंट सिस्टम में आपने सिर्फ 2 एक्सिस आपने इस्तेमाल किए थे, ये बेशक क्या है 2 कंपोनेंट सिस्टम। तो यहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट तो क्या थी 3 एक्सिस की, अरे एक्स वाई और जेड की। लेकिन कंडेंस सिस्टम के लिए रिड्यूस्ड फेज रूल क्या होगा मेरे पास, ये हो गया। तो आपको सिर्फ कितने वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, सिर्फ मैक्सिमम वेरिएबल आपको कितने डिफाइन करने पड़ सकते हैं 2, इजंट इट, या फिर 1 या फिर 0। तो 2 डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक वेरिएबल यहाँ ले लो, एक वेरिएबल यहाँ ले लो। अगर यहाँ आपने क्या ली है कंपोजिशन, तो यहाँ क्या ले लो प्रेशर। भाई तीसरा डिफाइन नहीं कर रहा, तीसरा तो अपने आप क्या होता है डिफाइंड, आप कहोगे कंपोजिशन। अरे भाई कंपोजिशन और पहले तो अगर हम एक को कांस्टेंट रख लिया भाई, यहाँ पर तो मैंने प्रेशर मैंने कर दिया है कांस्टेंट भाई, मैंने तो यहाँ पर प्रेशर क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया है ना। अगर आप कुछ और भी आप कांस्टेंट कर सकते हो, कंपोजिशन भी। तब बताओ क्या था हमारे पास, अगर मैं कंपोजिशन क्या करता कांस्टेंट, तब बताओ क्या था मेरे पास टेम्परेचर और प्रेशर। और प्रेशर तो भाई टेम्परेचर कंपोजिशन, और कंपोजिशन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। लेकिन सबसे इजी कौन सा होता हमारे लिए, प्रेशर कांस्टेंट और क्या करो टेम्परेचर और कंपोजिशन। ये आपको आ गया, अरे बोलो भाई। तो बताओ यहाँ पर तो क्या है प्रेशर कंपोजिशन टेम्परेचर। लेकिन हम बताओ क्या कर सकते हैं, बताओ 1 फेज, अरे भाई 1 फेज 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए आप बताओ क्या कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर क्या सी कांस्टेंट, तो पी टी कर्व आ जाएंगे, टी कांस्टेंट पी सी कर्व, और पी कांस्टेंट तो क्या भाई टी सी कर्व, इजंट इट। बताओ लेकिन वो सिंपल सी बात है, अगर हम बताओ क्या पढ़ेंगे, अरे भाई कंडेंस्ड सिस्टम। अगर हम क्या पढ़ते हैं बताओ कंडेंस्ड सिस्टम, तो बताओ
तो माइनर प्रेशर डिस्टर्बेंस विल हैव लिटिल टू नो इफेक्ट ऑन सिस्टम। तो हम क्या कर सकते हो भाई, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो क्या हो जाएगी हमारे पास, C माइनस पी प्लस 1 हो जाएंगी ना, इजंट इट। तो बताओ हमको सबसे बेस्ट हमारे पास क्या रहेगा कि हम एक पे तुम क्या ले लें, टेम्परेचर और प्रेशर। आपने क्या करना तो भाई, अरे नहीं कहाँ गया, अरे भाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन आपने तो यहाँ पे क्या करना है, टेम्परेचर और कंपोजिशन। क्या टेम्परेचर और कंपोजिशन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिड्यूस्ड फेज रूल लगे ना उसी, और आपने प्लॉट किसको किसके वर्सेस करना है, टेम्परेचर और कंपोजिशन। ओके, क्योंकि ये हमारे लिए इजी रहेगा, ये हमारे लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो क्या करें हम, तो भाई टिपिकल फेज डायग्राम फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम्स। तो बताओ भाई टू कंपोनेंट सिस्टम्स के टिपिकल फेज डायग्राम क्या होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ टू कंपोनेंट सिस्टम है जो, पहली बात तो इनका कोई एक टिपिकल फेज डायग्राम ना होता, इनके 3 क्या होते हैं टिपिकल फेज डायग्राम। ठीक है, क्योंकि टू कंपोनेंट सिस्टम एक तो हो सकते हैं अगर 2 कंपोनेंट हमारे पास ए और बी, हमारे पास 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स ए और बी, इजंट इट। हमारे पास इसको बोलते हैं लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड ए लिक्विड बी, नहीं है क्या आपको भाई, लिक्विड ए एंड लिक्विड, हमारे पास 2 लिक्विड है ए और बी, इनको 2 कंपाउंड ही इनको मिला दिया, इनका लिक्विड, इनका हमारे पास क्या है लिक्विड मिक्सचर, क्या हमारे पास इनका लिक्विड मिक्सचर। तो ये 2 कंपोनेंट सिस्टम हो गया ना, क्यों नहीं होगा हमारे पास ये 2 कंपोनेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आपने करना क्या भाई, यहाँ पर आपने फेज डायग्राम में, तो इसको बोलते हैं यूटाक्टिक मिक्सचर, क्या बोलते हैं इसको, यूटाक्टिक मिक्सचर। तो अगर हमारे पास क्या हो, इसको हम आगे अलग से पढ़ेंगे या आपका अलग से आएगा भाई, कल आपको पढ़ाएंगे इसका यूटाक्टिक मिक्सचर की डिटेल स्टडी। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 मिक्सचर है, 2 कंपाउंड ए और बी, लिक्विड मिक्सचर हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूटाक्टिक मिक्सचर। इनमें आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है बात। तो यहाँ पर तो आपने क्या लेनी है, कंपोजिशन, और यहाँ आपने तो क्या लेना है, टेम्परेचर, कंपोजिशन एंड। तो आपने देखना है कि कौन सी कंपोजिशन कितने पॉइंट पे फ्रीज होती है, कौन सी कंपोजिशन भाई कितने किस, अरे भैया आपने क्या करना है, आपने तो एक तो पॉइंट यहाँ पर आ गया, यहाँ मान लिया कौन है ए, और यहाँ बताओ कौन हमारे पास बी, हमने ये ली होगी ना, मैं एक बार देख लेता हूँ भाई, ए और बी, हाँ ठीक है, ये क्या है, यहाँ बताओ क्या हमारे पास, अरे भाई यहाँ पर कंपोजिशन क्या है 100% ए, और ये क्या है 100% बी। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हमारे पास प्योर लिक्विड, क्या मतलब प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, अरे प्योर लिक्विड का आपने यहां पर कौन से पॉइंट ड्रॉ करने होते हैं, फेज चेंज के पॉइंट्स भाई, कौन से फेज चेंज के पॉइंट्स, इजंट इट। तो क्या करो यहां पर आप क्या ड्रॉ करो, प्योर लिक्विड दिया, ठंडा किया उसको, आपने प्योर लिक्विड दिया, ठंडा किया उसको, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। और उसके हॉल्ट से, तो उसमें एक हॉल्ट नहीं आया क्या, आपने प्योर लिक्विड लिया, आपने उसको भी ठंडा किया, तो ऐसा नहीं है हमारे पास करो। तो ये क्या हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ से क्या नोट करो, ये क्या टाइम, ये क्या टेम्परेचर, ये पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर दो, नहीं है आपको, अरे बोलो भाई। फिर क्या करो, ये 100% है ना, अब 100% ए, 9% ए और 10% क्या मिला दो बी। तो आप एक बात देखोगे, आपको एक बात देखने को मिलेगी कि 100% एक फ्रीज होना शुरू होता है इस पॉइंट पे, लेकिन भाई 90% ए और 10% बी फ्रीज होना शुरू करता है कम पॉइंट पे, कम टेम्परेचर पर, क्या भाई, और इनका मिक्सचर और भी कम पे, और भी कम पे, नहीं है आपको समझ, बोलो भाई। तो इस पे क्या होता है मिनिमम, तो इनके मिक्सचर का मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जिस पे वो चीज़ फ्रीज होना
शुरू कर देती है। पता हो ना आपको? अब बताओ आप, अब मैं बी बढ़ाता गया, अरे भाई ए लगातार कम हो रहा है, बी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं, वो होने लग गए, बढ़ने लग गए। नहीं आएगा आपको? तो इसको ऐसे मिला दो। अरे बोलो भाई, ये क्या होता है इसका, ये किसी यूटाक्टिक मिक्सचर क्या होता है, टिपिकल फेज डायग्राम। समझ गई बात? तो ये पॉइंट तो क्या शो कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, प्योर बी का। ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर ए का। और ये पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, ए और बी के मिक्सचर के। जैसे ये जो मिक्सचर जहाँ पर बी ज़्यादा है और ए कम है, ये इससे तो क्या होता है, ध्यान से देखो, बोलो भाई, ए से तो क्या होता है, बी से तो क्या होता है, कम पे फ्रीज, लेकिन इस पॉइंट से क्या होता है, ज़्यादा फ्रीज। ये पॉइंट क्या बताओ भाई, ये जो मिक्सचर है, बोलो भाई, जो ये कंपोजिशन क्या होती है, ये फ्रीज होना शुरू करती है इस टेम्परेचर पर। है आपको समझ में? और बोलो भाई, तो ये बिल्कुल वैसे तरीका है कि आप क्या करते हो, आप ए और बी के नहीं, आप ये फेज डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, आप 10 वेसल लेते हो, पहले में क्या है प्योर ए, लास्ट वाले में क्या है प्योर बी, औरों में क्या है ए और बी के अलग अलग अमाउंट, उन्हें क्या बोलेंगे कंपोजिशन। ठीक है, सबको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, और उनके क्या नोट कर लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट्स। जस्ट सभी मिक्सचर को आप क्या करो, ठंडा करो, और उनके फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लो। समझ गए बात? अब यहाँ तो क्या है कंपोजिशन, यहाँ तो क्या है पहले वैसल कंपोजिशन, वहाँ क्या है लास्ट वाले वैसल कंपोजिशन, और ऊपर वर्टिकली क्या है टेम्परेचर। फिर ड्रॉ कर दो, बताओ भाई, पहले वैसल फ्रीजिंग पॉइंट ये, लास्ट वैसल का ये, फलाने ढिमकाने का ये, ढिमकाने का ये, मिला दिए क्या मेरे पास ये। अरे बोलो भाई, क्या आ गया मेरे पास ये फेज डायग्राम। नहीं है ना आपको समझ? अरे बताओ भाई, तो यहाँ बताओ कौन है हमारे पास, तो इसमें इसको बोलते हैं भाई लिक्विडस, जहाँ पर लिक्विड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बताओ भाई, ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ बताओ क्या होता है, बताओ पहले तो यहाँ पे क्या होता है पूरा लिक्विड, इन्हें क्या बोलते हैं लिक्विडस, जो कि लिक्विड को सेपरेट करती है और किसी फेज से भाई, ठीक, और किसी पोर्शन से। यहाँ क्या होगा, सॉलिड ए प्लस लिक्विड, यहाँ कौन होगा सॉलिड बी प्लस ए और बी का लिक्विड मिक्सचर, और यहाँ क्या होगा ए भी सॉलिड और बी भी सॉलिड, तो जो पूरे सॉलिड पार्ट को अलग करे वो क्या है सॉलिडस। नहीं है आपको? तो ऐसा बताओ कर्व किसका होता हमारे पास, यूटाक्टिक मिक्सचर्स का। इसको भाई आपको डिटेल्ड पढ़ा जाएगा आगे, आपको एक बेसिक आइडिया होगा आपको इसका। ठीक, और बताओ फिर मेरे पास क्या है, सिस्टम फॉर्मिंग सॉलिड कंपाउंड। अब भाई क्या है, हमारे पास ए और बी आपने मिला दिए, आपने ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट आपस में मिला दिए, उनका लिक्विड मिक्सचर है, लेकिन वो आपस में रिएक्ट करते हैं। क्या करते हो भाई, अभी तक ए और बी रिएक्ट नहीं कर रहे थे ना, अब ए और बी क्या करेंगे आपस में, रिएक्ट करेंगे भाई, इजंट इट। अब भाई ए और बी क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे। तो कंपाउंड कैसा है, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा फेज डायग्राम। अगर वो कंपाउंड क्या है स्टेबल, अगर कंपाउंड क्या भाई स्टेबल है उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, तो हम क्या बोलेंगे कि कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड है। क्या है बोलो, तुम क्या बोलेंगे, सिस्टम फॉर्मिंग सॉलिड कंपाउंड विद कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट्स। तो बताओ पहला क्या है, सिस्टम फॉर्मिंग कंपाउंड विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि एक कंपाउंड बनेगा ए और बी से, AB2 या AB जो भी है, और वो कंपाउंड क्या रहेगा स्टेबल कंपाउंड होएगा। ठीक है बात, ए और बी के लिक्विड मिक्सचर में कंपाउंड बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे AB2 कंपाउंड। नहीं समझे आपको? और वो कंपाउंड क्या काफ़ी स्टेबल, वो और किसी कंपाउंड में नहीं टूटता है। तो बताओ मैंने क्या, तो ऐसे इनका भाई बताओ कैसा होता है इनका फेज डायग्राम। इनका फेज डायग्राम यहाँ भी आपने क्या करना है, यहाँ भी अपने वही करना है भाई कि ए और बी की अपनी क्या करनी है, अलग अलग कंपोजिशन मिला के उन्हें क्या करना है ठंडा करना, और क्या नोट करना है उनके फेज चेंज के पॉइंट, जस्ट उनके फेज चेंज के पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। वे पॉइंट्स पर कहाँ ड्रॉ कर दो। अरे एक कंपोजिशन ली, उसे ठंडा किया, ठंडा होते हुए जहाँ जहाँ क्या आएंगे आपके पास फेज चेंज के पॉइंट्स आएंगे, या कोई भी उसके करो में कोई भाई आपको अजीब से आपको क्या बोलते हैं स्टॉप मिले, उनके टेम्परेचर नोट कर लो, उनको ड्रॉ कर दो जस्ट। ठीक है बात, तो क्या आएगा हमारे पास
तो ये क्या है प्योर ए का, ये क्या है प्योर बी का। तो यहाँ बताओ क्या हमारे पास सॉलिड ए प्लस कंपाउंड बी, यहाँ पर क्या होगा सॉलिड बी कंपाउंड बी, यहाँ क्या होगा कंपाउंड ए बी प्लस लिक्विड सॉलिड बी सॉलिड ए। ये क्या है, अरे ये क्या हमारे पास लिक्विडस, नहीं है क्या सारी क्या हमारे पास लिक्विडस, नहीं है आपको ये क्या टिपिकल डायग्राम होता भाई। ये पूछेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको याद कर लियो करना चाहो तो, क्योंकि मोस्टली इंपॉर्टेंट आपका कौन सा होता है यूटैक्टिक वाला, कौन सा, क्योंकि एमएससी में तो आपका है ये, मैंने बुक में लिखा हो मेरी बुक में भाई ए टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 में, लेकिन नेट में सिर्फ क्या दे रखा आपका यूटैक्टिक मिक्सचर्स, कौन से। तो भाई हम भी इनका एक बेसिक आइडिया पढ़ के हाँ हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे आपको अगले टॉपिक में यूटैक्टिक मिक्सचर्स, ठीक है बात, उसको हम पढ़ना डिटेल्ड। और भाई इनकॉन्ग्रुएंट हो तो सिस्टम फॉर्मिंग कंपाउंड विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ए और बी आपस में क्या करते हैं रिएक्ट तो करते हैं। आपने ए और बी का आपने क्या लिया लिक्विड मिक्सचर, ए और बी रिएक्ट तो करते ही करते हैं, लेकिन रिएक्ट करने पर जो कंपाउंड बनाते हैं वो कंपाउंड भी क्या है अनस्टेबल, वो और किसी कंपाउंड में टूट जाता भाई। मान लो ए और बी ने क्या बनाया C1, क्या बनाया भाई वो C1 टूट गया C2 में, तो C1 C2 में क्या सेट हो जाएगी इक्विलिब्रिया। तुम क्या बोलेंगे कंपाउंड क्या बनाया है बी ने C2 नहीं C1 बनाया, लेकिन C1 फर्दर किसमें टूट गया C2 में। बोलो भाई प्लस मेल्ट और सोल्यूशन। इसके एग्जांपल कौन से होते हैं सोडियम सल्फेट और वाटर सिस्टम, और सोडियम क्लोराइड और वाटर सिस्टम भाई। तो इसका बताओ कैसा कैसा ग्राफ आता हमारे पास, ये वैसा ही है। ए और बी का क्या है यहाँ पर, तो क्या है प्योर ए का, ये क्या है प्योर बी का। बोलो भाई फिर आपने इनके मिक्सचर क्या किया है ठंडा किया है भाई, कूल किया है, और आपने अलग अलग स्टॉप नोट कर लिए, ऐसा करवाएगा इसको। फिर बोलो भाई यहाँ पर क्या होगा सॉलिड बी कंपाउंड AB2, यहाँ कौन होगा सॉलिड ए कंपाउंड AB2। ओके याद करो तो कर लियो भाई। अब बताओ क्या हमारे पास सिस्टम फॉर्मिंग सॉलिड सॉल्यूशंस, इसमें क्या होता है, आप इसमें क्या करते हो भाई सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं एलॉयज क्या होती है भाई। अरे भाई सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं एलॉयज। जब आप एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में क्या कर दो मिक्स कर दो और उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई चेंजमेंट ना आए, नहीं बात आपको पहले पड़ी। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई हमें कैसे पता लगता है कि सॉलिड सॉल्यूशन बना है, कोबाल्ट निकल सिस्टम, क्या जैसे हमारे पास क्या है कोबाल्ट निकल सिस्टम। मान लिया आप कोबाल्ट की क्या होती है पर्टिकुलर क्या होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है ना, कोबाल्ट की क्या होती है पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर आप कोबाल्ट के लैटिस में से कुछ एटम्स को किससे रिप्लेस कर दो निकल से, तो क्या होएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे पॉइंट ग्रुप पे स्पेस ग्रुप पे कोऑर्डिनेशन नंबर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी XRD पैटर्न जो था वो ही रहेगा भाई, लेकिन तो भी इसमें क्या होगा मिक्स हो गया ना। या देखो मिक्सचर में और सॉलिड सॉल्यूशन में डिफरेंस होता है क्या भाई। मान लिया आपने पाउडर कोबाल्ट है, पाउडर निकल आपने मिला दिए पाउडर, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं, वो क्या है मिक्सचर। लेकिन आपने उनको मेल्ट कर दिया ना तो क्या होगा फिर आपने क्या कर दिया रिक्रिस्टलाइज, तो निकल के एटम कहाँ जाके बैठ जाए कई जगह कोबाल्ट की लैटिस में, नहीं आपको आया क्या इसमें क्या बोले क्या बन गया सॉलिड सॉल्यूशन। निकल का क्रिस्टल हमें कैसे मालूम पड़ता है कि सॉलिड सॉल्यूशन बना है। निकल का मान लिया XRD पैटर्न अलग है और कोबाल्ट XRD पैटर्न क्या है अलग, इसका मतलब क्या है निकल और कोबाल्ट की क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट। अब आप निकल के अंदर आप निकल को और कोबाल्ट को एक साथ मेल्ट कर दो तुम्हें क्या मिल गई क्रिस्टल्स, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर क्या सारी की सारी एग्जैक्टली जो निकल की है। इसका मतलब क्या बन गया निकल कोबाल्ट का सॉलिड सॉल्यूशन। समझे बात भाई। अरे बोलो भाई और इनका बताओ हमारे पास भाई, बताओ हमारे पास इनका जनरल पैटर्न क्या होता है तो इनका भाई। अरे भाई ये इनका क्या है जनरल पैटर्न। ओके ये बताओ क्या हमारे पास। अरे भाई यहाँ पर क्या प्योर ए, यहाँ पर क्या प्योर, यहाँ पर क्या प्योर ए मेटल, यहाँ पर क्या हमारे पास प्योर बी मेटल। ये बताओ क्या है लिक्विडस, वो ये क्या है सॉलिडस। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपसे पूछ ले भाई बताओ इनमें से सॉलिड सॉल्यूशन का कर्व कौन सा होता है। आपसे क्या पूछ ले भाई, आपसे क्या पूछ ले कि सॉलिड सॉल्यूशंस का टिपिकल कर्व कौन सा होता है। नहीं बात आपको पहले पड़ी तो आपको ध्यान तो नहीं चाहिए ना भाई ऐसा कर्व होता है, इजंट इट।
अब बताओ एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम। सब अब वही बात आती है कि आप कौन सा एक्सपेरिमेंटल मेथड इस्तेमाल करते हो भाई। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड आपने वहाँ इस्तेमाल किया था ना, किसमें, मैंने आपको यहाँ पर दो मेथड होते हैं, एक होता है कूलिंग कर्व मेथड, एक होता है, बोलो भाई, थो मेथड। अरे भाई बताओ ना कोई, एक तो हमारे पास क्या होता है कूलिंग कर्व, एक क्या होता है हमारे पास, दो भाई बताओ, थो मेल्ट मेथड पढ़ाओ ना अपनी ये एमएससी में भाई। एक हमारे पास क्या होता है कूलिंग कर्व मेथड। कूलिंग कर्व मेथड क्या होता है, तो टू कंपोनेंट सिस्टम्स का फेज डायग्राम मालूम करने का कूलिंग कर्व मेथड क्या होता है कि आप मान लिया हमारे पास दो कंपोनेंट ए और बी हैं, कौन से, ए और बी। आप एक काम करो भाई, आप 10 अलग अलग क्या बनाओ वेसल, समझे बात भाई। इसमें क्या रखो प्योर ए, इसमें क्या प्योर ए, इसमें क्या रखो काफ़ी सारा ए थोड़ा सा बी, फिर क्या करो दो भाई, ए घटाते जाओ और बी बढ़ाते जाओ। नहीं आएगा आपको भाई, अरे बोलो भाई, ये तो क्या है प्योर ए, फिर ये क्या है ए घटाया बी थोड़ा थोड़ा बी लिए, फिर ए और घटाया बी और बढ़ाया, ए और घटाया बी और बढ़ाया, फिर ए और घटाया बी और बढ़ाया। नहीं समझे बात। तो पहले वेसल में क्या होगा मैक्सिमम में 0 बी, लास्ट में क्या होगा प्योर बी, बाकी में क्या होगा, पहले वेसल में क्या है 100 0, अगले में क्या है 90 10, अगले में क्या है 8 20, लास्ट वाले में क्या है 0 100। नहीं है क्या आपको। तो अलग अलग हमने क्या लिए, अरे भाई तो ये हमारे पास क्या कंपोजिशन, ये हमारे पास क्या है कंपोजिशन, ये हमारे पास क्या डिफरेंट क्या है कंपोजिशन। तो क्या करते हैं इनको भाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने क्या पढ़ा था भाई, जैसे आपने क्या पढ़ा था बताओ, वन कंपोनेंट सिस्टम क्या करते हैं इसको भी कूल होना अलाउ करते हैं, समझे बात भाई। तो क्या होगा, तो मान लिया ए और बी का मिक्सचर क्या होगा भाई, मान लिया प्योर ए है, क्या भाई प्योर ए भाई, जिस वेसल में प्योर ए था उसका कूलिंग कर्व कैसा आएगा, जिस वेसल में प्योर ए उसका कूलिंग कर्व ऐसा आएगा ना भाई हमारे पास, नहीं है क्या। तो यहाँ से आपने क्या नोट कर लिया, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट। और ये बात हमको पल्ले पड़ते ऐसा क्यों होता भाई, बताओ ऐसा क्यों होएगा, क्यों भाई, भाई क्योंकि जब आप इसे कूल करोगे तो शुरू में क्या हमारे पास लिक्विड मिक्सचर, तो लिक्विड मिक्सचर लिक्विड हो क्या होगा कूल होएगा, इजंट इट। लेकिन एक टाइम कैसा आएगा बताओ भाई, यहाँ पर तो एक ही है, ए ही है, तो प्योर ए पहले क्या क्या कूल होएगा, लेकिन एक टाइम के बाद ए किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब क्या होगा उसका क्रिस्टलाइजेशन, जब उसके अंदर क्या होगा क्रिस्टलाइजेशन, तो क्या वहाँ पर हीट रिलीज नहीं हुई क्या, तो क्या भाई कूलिंग की वजह से जो हीट जा रही थी उसे कौन पूरा कर रहा है, जो सिस्टम हीट जनरेट कर रहा है भाई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नहीं आपको आया क्या। तो टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये हमने नोट कर लिया, समझ गए बात। तो ये पॉइंट नोट किया, हम बताओ क्या करेंगे भाई, ऐसे पॉइंट लगा देंगे प्योर ए के लिए, प्योर ए के लिए, नहीं है ना आपको ये। फिर बताओ आपने क्या करना, बताओ भाई, फिर आपने बताओ क्या करना है, फिर अपने ए और बी का मिक्सचर। अब बताओ मिक्सचर कैसे भाई, क्या बोलते हैं अब मिक्सचर का, अरे भाई जो क्या होगा मिक्सचर होगा उसमें बताओ क्या होगा हमारे पास मिक्सचर में भाई। मिक्सचर का आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो यहां बताओ क्या मान लिया, ये बताओ क्या हमारे पास टाइम, और ये क्या बताओ भाई टेम्परेचर। तो पहले तो क्या होगा लिक्विड मिक्सचर कूल होएगा रैपिडली, लेकिन इस पॉइंट पे तो क्या हुआ ये फ्रीज होना शुरू हो गया, इस पॉइंट पे क्या बताओ क्या हुआ ये फ्रीज होना शुरू हो गया। लेकिन ये ए शुरू हुआ है क्या, क्योंकि बी मिलाने पर ए की फ्रीजिंग क्या होगी भाई शुरू होगी, ए क्या होना शुरू हो गया फ्रीज सॉलिडिफाई, बी अभी भी क्या है लिक्विड, ए बी नहीं हो रहा लिक्विडफाई, बी लिक्विफाई नहीं हो रहा भाई, सिर्फ ए क्या हो रहा है, क्योंकि ए यहाँ पर क्या सॉल्वेंट एक तरह से नहीं आएगा आपको। अब बताओ फिर क्या होगा, तो एक तरह से जो कूलिंग होएगी
वो बताओ क्या हो जाएगी, वो स्लो स्लो। अरे भाई क्या कूलिंग यहाँ पर स्लो नहीं हो जानी चाहिए क्या? क्यों भाई? क्योंकि ए क्या, बी तो भी क्या लिक्विड, वो तो खूब कूल होएगा ठीक है, लेकिन ए की जो कूल होने की रफ्तार तो क्या हो जाएगी भाई? ए तो क्या हो रहा है सॉलिडिफाई, तो ए के क्रिस्टलाइज नहीं हुई जैसे क्या हो जाएगा, हीट रिलीज नहीं हुई क्या? जब ए क्रिस्टलाइज होएगा तो क्या हीट रिलीज नहीं हुई क्या? बिल्कुल होएगी, इजंट इट? लेकिन बी तो कूल हो रहा है, तो एक तो कूल हो रहा है लेकिन दूसरा क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइज। तो क्या आएगा बोलो भाई? तो कूलिंग की रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको हो गया फ्लैट क्यों नहीं है? फ्लैट तब आता है जब पूरे का पूरा मिक्सचर क्या होने लग जाए, सॉलिडिफाई। अभी ए तो लिक्विड ही है, सॉरी बी तो लिक्विड ही है, इजंट इट? कि नहीं आपको? अब आप मुझे बताओ भाई, अब जब इस पॉइंट पे तो क्या हो जाए, इस पॉइंट पे यहां पर बताओ ए क्या होना शुरू हो गया, यहां तक ए ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, सॉलिडिफाई। यहां तक ए ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, सॉलिडिफाई। और बी क्या है इसमें, लिक्विड। बोलो भाई यहां पर ए तो क्या हो चुका है, सॉलिडिफाई ऑलमोस्ट, और बी क्या है, लिक्विड। लेकिन थोड़ा ए तो बचा होगा यहां पर, थोड़ा ए तो बचा होगा ना भाई, इजंट इट? लेकिन इस पॉइंट के बाद जो बी था वो भी क्या होने लग जाएगा, सॉलिडिफाई। अब ए तो सॉलिडिफाई हो ही रखा है, बी भी क्या होने लग गया, तो उसको हम बोलते हैं यूटाक्टिक पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको भाई? यहां से बी भी क्या होने लग गया, सॉलिडिफाई। यानी टेम्परेचर में तो क्या हो गया बिल्कुल एक तरह से, अरे भाई टेम्परेचर में चेंजमेंट क्या हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए तो क्या हो रहा है, सॉलिड हो चुका है, बी क्या होने लग रहा है, सॉलिडिफाई। तो वो जो हीट रिलीज करेगा कूलिंग की वजह से जो हीट कम होएगी, क्या हीट रिलीज उससे बैलेंस नहीं कर ले क्या? तो कैसा करो मिलेगा हमको, फ्लैट लाइन। क्या मिलेगा? तो इस पे तो क्या शुरू हो गया, पूरे लिक्विड में यहां पर तो क्या है, पूरा मिक्सचर फ्रीज। यहां पर तो क्या शुरू हो गया, ए का सॉलिडिफिकेशन। यहां क्या होगा बताओ भाई, एक तरह से ए का सॉलिडिफिकेशन क्या होगा भाई, एंड हो गया। यहां पर बी का भी क्या शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया ना, इजंट इट? अरे बोलो भाई। और यहां तो फिर क्या होगा, बी का भी क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट, खत्म हो गया भाई। अब पूरा क्या हो चुका है, सॉलिडिफाई। अब आप इसे क्या करो, कूल करोगे तो सॉलिड क्या हो, सिर्फ कूल होएगा भाई। अब कोई फेज चेंज नहीं हो रहा ना, तो हम क्या बोलेंगे, जब फेज चेंज ना हो तो विद टाइम कूलिंग आएगी, पक्की बात नहीं आएगा आपको? बताओ भाई, क्या कुछ पैटर्न आपको मालूम पड़ा? ऐसा पैटर्न है क्या मेरे पास? बताओ ये क्या है हमारे पास, बताओ क्या भाई? कूलिंग ऑफ लिक्विड। पहले तो यहां पर कितने डिग्री फ्रीडम होंगे, यहां बताओ भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? ए और बी क्या है, मिसिबल लिक्विड। ए और बी क्या है, मिसिबल लिक्विड। तो फेज रूल क्या होता है इसका, फेज रूल क्या होता है, C माइनस पी प्लस 1 होता होगा ना। तो कंपोनेंट क्या है, 2, 3 माइनस पी होगा। कितने फेज है यहाँ पर, इसमें कितने फेज दो, एक फेज। ए और बी क्या है, मिसिबल, तो 3 पुट करिए यहाँ पर, सॉरी 1 पुट करिए यहाँ पर, 2। तो यहाँ पर कितनी डिग्री फ्रीडम है, 2। फिर इस पॉइंट पे आने के बाद बताओ क्या हो गया, ए क्या होना शुरू हो गया, सॉलिडिफाई। तो कितनी फेज आई उसके बाद, तो यहां से आता कितनी फेज, 2। एक तो लिक्विड मिक्सचर और बी का एक फेज, दूसरा सॉलिड ए सेपरेट आउट और रखा भाई, 2 फेज। तो यहां पर कितनी फेज है, यहां कितनी फेज है, 2। यहां कितनी फेज इस पोर्शन में, एक फेज है। और इस पॉइंट पे बताओ क्या, और इस पॉइंट पे ए सॉलिडिफाई होता ऑलमोस्ट क्या रखा है, सॉलिडिफाई बिल्कुल। चिया सा क्या बच रहा है, ए बिल्कुल थोड़ा सा क्या बचा भाई, ए, इजंट इट? अरे बोलो भाई, यहां पर ऑलमोस्ट ए क्या बन चुका है, सॉलिड। लेकिन थोड़ा सा ए वो किसे मिला हुआ है, बी के अंदर। किसे भाई, तो ए भी यहां पर क्या लिक्विड भी है, लेकिन भाई साथ में यहां पर क्या शुरू हो चुका है, तो यहां पर ए बी भी बना हुआ है। यहां पर 3 चीज हैं, सॉलिड ए,
सॉलिड ए, सॉलिड ए बी, सॉलिड ए, सॉलिड ए बी, और बोलो भाई, और लिक्विड, लिक्विड भी नहीं, लिक्विड ए बी, बोलो भाई, लिक्विड ए बी और सॉलिड ए बी और सॉलिड ए। ये आपको समझ आया क्या? तो वो तो यहाँ पर कितनी फेज आएगी हमारे पास? कितनी हुई यहाँ पर? 3 फेज आएगी भाई, ए बी और कौन सा? सॉरी यार, सॉरी, अरे यहाँ पर बी क्या हो गया? अरे सॉरी भाई, अरे बी यहाँ पर क्या होने लग गया? अरे कंपाउंड नहीं बनाना यहाँ पर भाई, यहाँ पर कंपाउंड नहीं बनाना। बी यहाँ पर क्या शुरू हो चुका है? सॉलिडिफाई। तो बी भी सॉलिडिफाई हो रखा है, ए बी हो रखा है, और लिक्विड ए बी भी है। तीनों फेज नहीं यहाँ पर क्या? तो यहाँ पर 3 पुट करिए तो 0। ये क्या हमारा यूटाक्टिक पॉइंट। जैसे वहाँ पर क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट। यहाँ क्या होता है बताओ भाई? यूटाक्टिक पॉइंट। नहीं है क्या आपको? अब बताओ उसके बाद भाई, बताओ यहाँ क्या हमारे पास? अब बताओ भाई यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये सारा बताओ क्या है हमारे पास? ये फ्रीज हो गया ना, इजंट इट? अरे बोलो भाई, अब बताओ इसके बाद बताओ इस कर्व बताओ, अब यहाँ पर पूरा सॉलिड क्या हो रहा है? कूल। उसके बाद तो सारा सॉलिड क्या हो रहा है? कूल हो रहा है। ए और बी कितनी फेज होती है? और बी 2 सॉलिड्स कितनी फेज होती है? 2 फेज। तो फिर इससे क्या है मेरे पास? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नहीं है ना आपको ये? अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी आ गया आपको ये? अच्छा तो पैटर्न आपको मालूम पड़ा? तो आप ये सारे पॉइंट नोट करके तो ध्यान रखो भाई, इस कर्व में ऐसा कर्व आएगा हमारे पास, ये कूलिंग कर्व। तो ये तो क्या देगा हमको? यूटाक्टिक पॉइंट। ये तो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? ये क्या प्रोवाइड करेगा हमको? सॉलिडिफिकेशन। अरे भाई क्या बताएगा हमको? ये जो आपने नहीं बनाया था, ये आप जो कर्व बनाते हो ऐसा, अरे बोलो भाई, ये पॉइंट आएगा हमारे पास ऐसे। आगे प्रश्न में हाँ बेटा बताओ, ये वाला पॉइंट जहां पर फ्रीजिंग क्या होती है? शुरू होती है। लिक्विड मिक्सचर, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन, कूलिंग शुरू होगी यहां पर आगे। ओके, और बताओ भाई। अच्छा फिलहाल तो भाई बस इनको हम आपको कल पढ़ाएंगे डिटेल तो भाई, ठीक है? मेथड आपको मालूम पड़ गया? ठीक है, और बताओ भाई। ओके, अच्छा एक होता भाई, कई बार क्या होता है, कई नहीं कई, अरे कई बार सुपर कूलिंग फिनोमेना हमको देखने को मिलती है। उसमें बताओ क्या होता है? उसमें होता है कई भाई, होना तो एक बताओ क्या चाहिए था? शुरू में क्या होना चाहिए था? ये कूल। और फिर भाई अरे भाई यहाँ पर क्या है? लिक्विड ए बी। यहाँ पर क्या? लिक्विड ए बी। लिक्विड ए बी क्या होना चाहिए? कूल होना चाहिए भाई। इस पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए बताओ? ए का या बी का सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए ना भाई यहाँ पर। ये तो भाई फिर ऐसा करवा आता ना, मैं बस ऐसा करूँ, लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ? नीचे आके फिर ऊपर आ गया, तो दिक्कत नहीं इसके अंदर भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? एक सुपर कूलिंग फिनोमेना होती है, उससे हमारे कर्व अजीब सा आ जाएगा। तो इसको कैसे ओवरकम करते हैं? तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे मालूम करते हैं? बोलो भाई। हमारे पास एक टिपिकल कर्व तो कैसा आता है? हमारे पास एक टिपिकल कूलिंग कर्व कैसा आएगा? यूटाक्टिक मिक्सचर का हमारे पास टिपिकल कूलिंग कर्व ऐसा नहीं है क्या? बोलो भाई। लेकिन कई बार अगर ऐसा करवा जाए तो, बोलो भाई, ऐसा करवा जाए तो इसको आगे बढ़ा गया, इसको एक्सपेंड करके, नहीं समझे बात भाई? ये सब लगा लो कहाँ से पड़ता है ये, मतलब यहाँ पर कूलिंग शुरू, सॉरी यहाँ पर फ्रीजिंग शुरू हो जानी चाहिए थी भाई। बात आपको पहले पड़ी? ठीक है, लेकिन फिर भी भाई इसकी लिमिटेशन तो है ही है, फिर भी भाई इसकी लिमिटेशन तो है ही। तो फिर भाई एक मेथड होता है थो मेल्ट मेथड। कौन सा? ये क्या होता है? इसका उल्टा होता है। ये क्या होता है इसका बताओ भाई? उल्टा। यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम ऊपर क्या करते हैं? मेल्ट लेके उसे ठंडा होने देते हैं भाई। यहाँ पर आप क्या करते हो? मेल्ट लेके उसको ठंडा होने देते हो, इजंट इट? थो मेल्ट मेथड में क्या होता है? आप सॉलिड लेके, क्या लेके भाई? सॉलिड, उसे क्या करते हो? गर्म करते हो, उसको हीट करते हो। नहीं आपको है क्या? सॉलिड लेके क्या करो उसको भाई? हीट करो। तो
तो ये जो सुपर कूलिंग वाली फेनोमेनन ये खत्म हो जाएगी। तो ये जस्ट क्या होएगा उल्टा, कैसे बताओ। अब की बारी क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओ, ये क्या भाई टाइम, ये क्या है टाइम, और ये क्या है टेम्परेचर। अब की बारी आपने शुरुआत कैसे करनी है, सॉलिड से। तो शुरुआत में सॉलिड क्या होगा बताओ भाई, गर्म होएगा ना भाई सॉलिड, फिर क्या बताओ, फिर क्या सॉलिड भाई लिक्विफाई होना शुरू होएगा। अरे बोलो भाई, तो क्या होगा, तो आप जो हीट दोगे भाई, जो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो टेम्परेचर बढ़ नहीं पाया, क्यों, क्योंकि वो कहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, फेज चेंज में। जो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वो हीट कहाँ इस्तेमाल हो जाएगी, फेज चेंज में। नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई। उसके बाद तो क्या होगा, तो यहाँ पर तो मेरा क्या है यूटैक्टिक पॉइंट, फिर ऐसा कर्व आ गया और फिर भाई ऐसा कर्व आ गया, जस्ट उल्टा नहीं है उसका ये। बताओ भाई उसमें हमारे पास क्या करो था, बताओ वहाँ हमारे पास क्या करो था, ये था ना भाई, उसको फ्लिप कर जस्ट, क्या बने मेरे पास ये थॉमेल्ट मेथड, इजंट इट। यहाँ बताओ क्या भाई, यहाँ पर क्या हो गया, ए और बी क्या है हीट हो रहे हैं, यहाँ पर तो क्या हो गया, बोलो भाई यहाँ पर बी क्या होना शुरू हो गया, बताओ मेल्ट। अरे बोलो भाई यहाँ पर ए बी मेल्ट होना शुरू हो गया, यहाँ तक तो क्या हो गया, बताओ बी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका भाई। अब यहाँ पर क्या है ए और, अब इसको फर्दर आप गर्म करो तो क्या होगा, ए बी मेल्ट होना, यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे लिक्विड मिक्सचर, गर्म करो। ओके, जब दोनों क्या होंगे, जब सारा सिस्टम क्या होगा सॉलिडिफाई, तो फ्लैट लाइन आएगी। जब एक क्या होगा सॉलिडिफाई तब ऐसा करवाएगा, और जब क्या हो प्योर लिक्विड है प्योर सॉलिड तब ऐसे करवाएंगे। नहीं है क्या, तो सिमिलर बात यहाँ पर भी क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे क्या करते हैं, अलग अलग कंपोजिशन लेते हैं भाई, और क्या करते हैं उनको कूल करते हैं, हीट करते हैं, और वहाँ से क्या नोट कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट्स, उनको प्लॉट कर देते हैं, समझे बात। फिर कंपोजिशन वर्सेस टेम्परेचर में उनको प्लॉट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा फेज डायग्राम। कुछ बात आपको पहले पड़ी, और बताओ भाई, तो थॉमेल्ट मेथड यहाँ काम आता है। ओके, और याद रखियो भाई, ये आप प्योर लिक्विड के लिए भी उसको यूज कर सकते हो, जस्ट उल्टा कर दो इसको, ठीक है। और बताओ द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हेन ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रीजिंग। ये बताओ भाई, जब कोई लिक्विड मिक्सचर, ये बताओ कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी जब कोई लिक्विड मिक्सचर नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स का और बी का फ्रीज होना शुरू करेगा। बोलो भाई फ्रीज होना शुरू ही किया है, तो हमको पता भाई यहाँ पर शुरू करता ना फ्रीज होना। बोलो भाई, तो लिक्विड भी होगा उस टाइम पर क्या होगा सॉलिड भी हो, तो कितनी फेज होंगी, फ्रीज होना शुरू हुआ भाई, दो फेज होंगी ना, या तो उनमें से ए या उनमें से बी क्या होगा, या तो ए बी के मिक्सचर में तो ए क्या हो जाएगा फ्रीज होना, या बी क्या हो जाएगा फ्रीज होना, इजंट इट। और डिपेंड करता है कंपोजिशन पे, ये बात किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंपोजिशन के ऊपर, इजंट इट। तो भाई कितनी फेज होगी, दो फेज होगी, तो रिड्यूस्ड फेज रूल क्या हमारे पास, बताओ C - P+1 होता होगा, तो कितनी फेज, दो, सॉरी हाँ दो फेज होगी ना भाई, कंपोनेंट दो है, दो और एक, तीन में से दो गया एक, तो एक मेरे पास क्या आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। आगे नहीं आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।